नमस्कार दोस्तों, लॉ क्विज के चल रहे सीरीज में लॉ क्विज सेट नंबर 26 पे आप सभी मित्रों का स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों में। आपके स्क्रीन पर पहला प्रश्न। दोस्तों, इस प्रश्न में देखेंगे आप कि इस प्रश्न को थोड़ा घुमा फिरा के पूछा गया है। तो ऐसे कंपटीशन में पूछे जाएंगे, प्रतियोगी परीक्षाओं में ऐसे मतलब कि सिंपली क्वेश्चन नहीं आएंगे कि ये किस धारा से संबंधित है, मतलब धारा से संबंधित और धारा से संबंध जैसे क्वेश्चन भी आते हैं, लेकिन ऐसे भी आते हैं जिस प्रकार से इस क्विज में बनाया गया है। देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न क्या कहता है, एक सपेरा क, उस सपेरे का नाम क है, क से इंडिकेट किया गया है। एक सपेरा क अपना खेल दिखाते समय, गांव में अक्सर लोग देखते थे, पहले सपेरा खेल दिखाने आते थे, अब तो कम हो गए, लेकिन बहुत कुछ डेंजरस खेल दिखाते थे। एक सपेरा क अपना खेल दिखाते समय सांप काटे का इलाज का दावा करता है। मृतक उसकी बात पर विश्वास करके स्वयं को सांप से कटवाता है और मर जाता है, किंतु सपेरा उसे ठीक नहीं कर पाता। सपेरा किस अपराध का दोषी है? ए स्नैक चार्मर ए claims to treat snakes bite while showing his game. The deceased gets himself bitten by a snake believing his words and dies, but the snake charmer is unable to cure him. दोस्तों, सपेरा है जो दावा करता है कि मैं किसी को भी सांप से कटवाऊंगा और वो मर जाएगा और उसके सांप से काटे का इलाज मैं कर दूंगा, वो ठीक हो जाएगा। ऐसा दावा करता है कि सांप के काटने के बाद मैं उसे ठीक कर दूंगा। लेकिन क्या होता है, ठीक उसका उल्टा होता है। सपेरा भीड़ में से बैठे किसी व्यक्ति को सांप से कटवाता है और भीड़ में से बैठा वही व्यक्ति मर जाता है और सपेरा उसका इलाज नहीं कर पाता है। तो क्या सपेरा यहाँ पर दोषी होगा? ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है हत्या, मर्डर। दूसरा ऑप्शन है आपराधिक मानववध का हो सकता है, क्रिमिनल कैन लीड टू ह्यूमन स्लेटर, और धोखा देना, और लास्ट ऑप्शन है किसी अपराध का नहीं है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा सपेरा जो है हत्या का दोषी होगा। आईपीसी की धारा 300 में हत्या को डिफाइन किया गया है, तो सपेरा के ऊपर हत्या का अपराध लगेगा। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। दोस्तों, दूसरा प्रश्न है, न्यायालय से जमानत का आदेश दिखाने के बावजूद, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है। न्यायालय से जमानत का आदेश दिखाने के बावजूद पुलिस अधिकारी ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया और हवालात में निरुद्ध कर दिया। पुलिस अधिकारी दोषी है। डिस्पाइट शोइंग द ऑर्डर ऑफ बेल फ्रॉम द कोर्ट, द पुलिस ऑफिसर अरेस्टेड ए पर्सन एंड डिटेन्ड इन लॉकअप। द पुलिस ऑफिसर इज गिल्टी। अपहरण का, किडनैप्ड। सदोष परिरोध का, ऑफ रैंगफुल कॉन्फिनमेंट। और तीसरा ऑप्शन है सदोष अवरोध का, ऑफ रैंगफुल रेस्ट्रेंट। और लास्ट ऑप्शन है व्यपहरण का, डिव्यूरिंग। दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में आप देखिए, अपहरण तो उसने किया नहीं है, पहला ऑप्शन तो होगा नहीं, क्योंकि पुलिस अधिकारी द्वारा उस व्यक्ति का अपहरण नहीं किया गया है, गिरफ्तार किया गया है। जो कि गिरफ्तार किया गया है जमानत के कागज़ दिखाने के बावजूद भी, वो ऑलरेडी जमानत, जैसे अग्रिम जमानत होता है, तो उस व्यक्ति को जमानत लेने के बावजूद भी वो कागज़ भी दिखाता है उस पुलिस अधिकारी को, फिर भी गिरफ्तार किया जाता है। तो यहाँ अपहरण का नहीं और व्यपहरण का भी नहीं है। अपहरण का भी दोषी नहीं होगा, व्यपहरण का भी दोषी नहीं होगा। अब इसमें देखिए, दूसरा और तीसरा ऑप्शन है सदोष परिरोध और सदोष अवरोध। दोस्तों, यहाँ सदोष परिरोध का दोषी होगा पुलिस ऑफिसर। बखूबी आप लोग जानते होंगे, ये आईपीसी की धारा 339 में डिफाइन किया गया है सदोष अवरोध को, और 340 में सदोष परिरोध को डिफाइन किया। सदोष परिरोध यानी कि किसी बंद कमरे में किसी को बंद करना, जो चारों ओर दीवार से ढका हुआ है उसे बंद करना, जो कि उस दीवार से बाहर ना निकल पाए। तो इसी तरह से वो ले जाएगा, करवास में ही बंद करेगा पुलिस अधिकारी, तो परिरोध का दोषी होगा। तो यहाँ सही ऑप्शन हो जाएगा सदोष परिरोध का दोषी होगा।
ऑफ रॉन्गफुल कॉन्फिनमेंट। तीसरा प्रश्न है दोस्तों, विशेषज्ञ की राय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें देखना है आपको, 3 कथन सही है और एक कथन ऐसा होगा चारों ऑप्शन में से जो सही नहीं है विशेषज्ञ की राय के संबंध में। ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम से प्रश्न है। तो ऑप्शन 1 देखते हैं, विशेषज्ञ की राय के समर्थन में असंगत तथ्य सुसंगत बन जाते हैं। तो दूसरा ऑप्शन देखते हैं, विशेषज्ञ की राय न्यायाधीश पर हमेशा बाध्यकारी होती है। और तीसरा ऑप्शन है, किसी विशेषज्ञ की राय मुश्किल से ही निश्चायक होती है। और लास्ट ऑप्शन है, विशेषज्ञों के साक्ष्य के सूचक होते हैं। तो दोस्तों इसका तीसरा ऑप्शन जो है सही नहीं है। दूसरा ऑप्शन, विशेषज्ञ की राय न्यायाधीश पर हमेशा बाध्यकारी होती है, ये बिल्कुल गलत है। ये कथन सही नहीं है। विशेषज्ञ की राय न्यायाधीश पर बाध्यकारी नहीं होता है। इसमें दिया है कि विशेषज्ञ की राय न्यायाधीश पर हमेशा बाध्यकारी होती है, जबकि बाध्यकारी नहीं होता है। तो दूसरा ऑप्शन सही कर देंगे। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 4 है, साक्ष्य अधिनियम की धारा 45 के अंतर्गत में किसी विशेषज्ञ की राय। विशेषज्ञ की राय क्या होती है? निश्चायक सबूत नहीं होती। दूसरा ऑप्शन है, निश्चायक सबूत प्रमाण होती है। और तीसरा ऑप्शन है, समर्थनकारी एवं पुष्टिकारक प्रकृति की होती है। और लास्ट ऑप्शन है, कोई नहीं, नॉन ऑफ दिस। साक्ष्य अधिनियम की धारा 45 के अंतर्गत किसी विशेषज्ञ की राय समर्थनकारी एवं पुष्टिकारी कारक प्रकृति की होती है। ये सही कर देंगे, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 5 है, निम्नलिखित में से क्या चोरी के अपराध का एक आवश्यक तत्व नहीं है? चोरी के अपराध में क्या क्या आवश्यक तत्व होते हैं वो नीचे ऑप्शन में दिया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेसेसरी एलिमेंट ऑफ द क्राइम ऑफ थेफ्ट? संपत्ति को अवश्य ही उस व्यक्ति की सहमति से हटाया गया हो। संपत्ति को अवश्य उस व्यक्ति की सहमति से हटाया गया हो जो उस संपत्ति का मालिक होता है, या मालिक टाइप नहीं हो पाया, जो संपत्ति का मालिक उसकी सहमति से हटाया गया हो। जब बताइए किसी की संपत्ति को उसकी सहमति से हटा देंगे तो क्या वह चोरी की कैटेगरी में आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। चोरी की परिभाषा दी गई है आईपीसी की धारा 378 में, जिसमें आवश्यक तत्व भी, चोरी में क्या क्या आवश्यक तत्व होते हैं, क्या क्या चीज़ होगा तो वो चोरी के अंतर्गत आते हैं, उसे भी आप देख लीजिएगा। आईपीसी की धारा 378। तो संपत्ति, अगर संपत्ति पूछकर उसकी सहमति से हटाया जाए तो चोरी तो होगा नहीं है। दूसरा ऑप्शन है, संपत्ति को हटाए जाने का बेईमानपूर्ण आशय, तो ये आवश्यक तत्व है चोरी का, जबकि यहाँ तो पूछ रहा है कि आवश्यक तत्व नहीं है। तीसरा ऑप्शन है, संपत्ति जंगम संपत्ति अवश्य होनी चाहिए। यहाँ चल संपत्ति, जंगम संपत्ति से मतलब है कि चल संपत्ति, द प्रॉपर्टी मस्ट बी ए मूवेबल प्रॉपर्टी। और लास्ट ऑप्शन, संपत्ति को अवश्य संपत्ति के स्वामी की सहमति के बिना हटाया गया होना चाहिए। तो तीनों ऑप्शन का मतलब हो गया कि ये चोरी के तत्व हैं। बेईमानीपूर्ण आशय होना चाहिए, जंगम संपत्ति होनी चाहिए जिस संपत्ति की चोरी कर रहे हैं, और संपत्ति के स्वामी की सहमति के बिना हम हटाएंगे तो चोरी के तत्व में आ जाएगा, चोरी आ जाएगा। तो पहला ऑप्शन होगा, संपत्ति को अवश्य उस व्यक्ति की सहमति से हटाया गया हो, ये चोरी का आवश्यक तत्व नहीं है। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 6, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की विषय वस्तु को साबित किया जा सकता है? ये मेंशन किया गया है कि इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की विषय वस्तु को भी साबित किया जा सकता है। अंडर विच सेक्शन ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट द कंटेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स कैन बी प्रूव्ड? सेक्शन यानी कि धारा 65B, 65B। दूसरा ऑप्शन है सेक्शन 65A, धारा 65 है। और सेक्शन 66 धारा 66 और सेक्शन 67 यानी कि धारा 67। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा, इसे मेंशन किया गया है सेक्शन 65B यानी कि धारा 65B में दिया गया है कि इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की विषय वस्तु को साबित किया जा सकता है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 7, भारतीय दंड संहिता की धारा 332 के अंतर्गत एक लोक सेवक को उसके कर्तव्य पालन से रोकने के लिए जानबूझकर चोट पहुंचाने के अपराध के लिए क्या दंड दिया जा सकता है? व्हाट पनिशमेंट कैन बी गिवन फॉर द ऑफेंस ऑफ विलफुल इंजरी
टू प्रिवेंट ए पब्लिक सर्वेंट फ्रॉम परफॉर्मिंग हिज ड्यूटी अंडर सेक्शन 332 ऑफ द इंडियन पिनल कोड। दोस्तों 332 लोक सेवक के कर्तव्य के पालन को यदि 332 में आईपीसी की धारा 332 जब आप पढ़ेंगे तो उसमें दिया गया कि उसके कर्तव्य पालन को रोकने के लिए कोई जानबूझकर लोक सेवक को चोट पहुंचाता है तो उसके लिए दंड का प्रावधान किया गया। क्या दंड है? पहला ऑप्शन में है 10 वर्ष तक का कारावास अथवा जुर्माना अथवा दोनों। दूसरा ऑप्शन है 3 वर्ष तक का कारावास अथवा जुर्माना अथवा दोनों। और तीसरा ऑप्शन है 7 वर्ष तक का कारावास अथवा जुर्माना अथवा दोनों। और लास्ट ऑप्शन है 5 वर्ष तक का कारावास अथवा जुर्माना अथवा दोनों। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 3 वर्ष तक का कारावास अथवा जुर्माना अथवा दोनों, यदि कोई लोक सेवक के कर्तव्य पालन को रोकने के लिए जानबूझकर उसको चोट पहुंचाता है। तो चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 8 क अपनी कार से दिल्ली से आगरा जा रहा था। मार्ग में उसे खो मिला और उसने मथुरा तक की लिफ्ट मांगी जो अगला शहर था। क ने उसे अपनी कार में बैठने दिया और मथुरा आने पर उसे बार बार निवेदन करने पर भी कार से नहीं उतारा और उसकी इच्छा के विरुद्ध उसे आगरा ले गया। क दोषी है। A was traveling from Delhi to Agra in his car. On the way, he found a B and asked for a lift to Mathura, which was the next town. A let him sit in his car, but did not get off the car even when they came to Mathura repeatedly and requested him against his will move to Agra. ए इज गिल्टी। किसका अपराध होगा? क्या दोषी होगा? क का क्या दोष होगा? अपहरण के अपराध का, किडनैपिंग ऑफेंस, किसी अपराध का नहीं, नो ऑफेंस, सदोष परिरोध के अपराध का, ऑफ रॉन्गफुल कॉन्फिनमेंट ऑफेंस, आपराधिक बल प्रयोग के अपराध का, ऑफ द क्राइम ऑफ यूजिंग क्रिमिनल फोर्स। दोस्तों यहाँ सदोष परिरोध के अपराध का दोषी होगा क की गिल्टी क्या हो जाएगी? ऑफ रॉन्गफुल कॉन्फिनमेंट ऑफेंस, सदोष परिरोध के अपराध का। तो सदोष परिरोध के अपराध पर ट्रिक कर देंगे, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब बटन के बगल में घंटी का निशान होगा उसे ज़रूर दबाएं। ऐसे ही वीडियो ला संबंधित एग्ज़ाम के लिए हम प्रिपेयर करते हैं। ऑब्जेक्ट टाइप में विस्तृत जानकारियों को ऑब्जेक्ट टाइप में हम उसे आपके सामने वीडियो के माध्यम से और क्विज़ के माध्यम से पेश करते हैं। आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जाइए और एक पेपर लिंक होगा, उसे इस सेट के पेपर लिंक को ज़रूर पूरा करें और अपने तैयारी को नापें। आप यदि आरपीएफ रूल 72 की तैयारी भी कर रहे हैं तो उसके लिए भी बहुत बेस्ट क्वेश्चंस हैं ये। प्रश्न संख्या 9 है, आपराधिक मामलों में यह तथ्य है कि अभियुक्त व्यक्ति अच्छे शील वाला है। ये सील से मतलब ये होता है, अच्छे सील वाला मतलब कि करेक्टर उसका देखा जाता है। किसी भी अभियुक्त की करेक्टर को देख के भी मजिस्ट्रेट क्या होते हैं, जजमेंट देते हैं। कैसा करेक्टर है? वो अपने विचार से कुछ डिसीजन ले। सिविल मामले में नहीं, आपराधिक मामलों में, सिर्फ आपराधिक मामलों में वो ऐसा कर सकते हैं। वो न्यायालय के विवेक के ऊपर डिपेंड करता है वो क्या डिसीजन लेते हैं, किस करेक्टर का है कोई व्यक्ति। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को अभियुक्त करार दिया गया है, अभियुक्त है, किसी अपराध का दोषी है, तो उसके करेक्टर की परिभाषा दीजिए। ये तो बहुत अच्छा आदमी था, ये कहीं जाता नहीं था, कहीं आता नहीं, ऐसा अपराध इसने किया ही नहीं होगा, ऐसा कर नहीं सकता। लोग आपस में बातें करते हैं। इन क्रिमिनल केसेस इट इज़ ए फैक्ट दैट द एक्यूज्ड पर्सन इज़ ऑफ गुड मोडेस्टी। सुसंगत तथ्य होता है, रिलेवेंट फैक्ट साबित नहीं किया जा सकता, कैन नॉट बी प्रूव्ड, सुसंगत तथ्य नहीं होता। देयर इज नो रिलेवेंट फैक्ट, निश्चयात्मक तथ्य है, इज कंक्लूसिव फैक्ट। दोस्तों आपराधिक मामलों में यहाँ अगर सिविल मामला होता तो दूसरा सुसंगत तथ्य होता है। आपराधिक मामलों में इसका सही आंसर होगा सुसंगत तथ्य होता है। अभियुक्त व्यक्ति अगर अच्छे चरित्र वाला है तो उसका सुसंगत तथ्य होता है कि अच्छे चरित्र वाला है। वह तथ्य कि अच्छे चरित्र वाला एक तथ्य हो गया, जो कि आपराधिक मामलों वो सुसंगत तथ्य होगा। उसका मतलब ये नहीं होगा कि आपका कैरेक्टर बहुत अच्छा है
आप बहुत अच्छे सील वाले हैं तो आपको न्यायालय छोड़ देगा, न्यायालय उसके ऊपर विचार कर सकता है। तो सुसंगत तथ्य होता है सिर्फ यह है आपराधिक मामलों के लिए, सिविल मामलों के नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सुसंगत तथ्य होता है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, रेलेवेंट फैक्ट्स सुसंगत तथ्य होता है। लास्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 10, धूम्रपान करने वालों के खिलाफ आईपीसी की किस धारा के तहत दंडित किया जाएगा? अंडर व्हाट सेक्शन ऑफ आईपीसी विल बी पनिश्ड अगेंस्ट स्मोकर्स? दोस्तों सेक्शन 279, सेक्शन 278 और सेक्शन 308 और लास्ट सेक्शन है सेक्शन 222। दोस्तों पान करने वालों के खिलाफ आईपीसी की किस धारा के तहत दंडित किया जाएगा? तो यह आईपीसी की धारा 278। इसका सही उत्तर हो जाएगा आईपीसी की धारा 278 के तहत दंडित किया जाएगा। दोस्तों हमारे वीडियो को देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देखते हैं वीडियो पे अगला वीडियो सेट नंबर 27 होगा। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।